नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश और भारत के बारे में। अब हम क्यों बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बारे में, पहले वो जानते हैं। दोस्तों, हाल में ही IMF का रिपोर्ट आया है, एक ऐसा रिपोर्ट जिसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ भारत में। और वो रिपोर्ट ये था कि बांग्लादेश ने भारत को पर कैपिटा GDP यानी कि पर कैपिटा इनकम में भारत को पीछे छोड़ दिया है। तो ये भारत में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ, डिस्कशन हुआ कि ये कैसे संभव है। बांग्लादेश को तो हमसे छोटा कंट्री है, हम ऐसा मानते हैं कि वो हमसे कम डेवलप्ड भी है, फिर ये कैसे हो गया। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ। हमारे मीडिया ने भी इसको कवर किया और आपने और हमने भी इस पर चर्चा किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बातों को जानेंगे कि क्यों बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया और क्या बांग्लादेश सिर्फ पर कैपिटा GDP में ही आगे निकला है या और भी कई चीज़ हैं जिसमें बांग्लादेश जो है वो आज हमसे आगे है। दोस्तों, एक टाइम हुआ करता था जब भारत का कंपैरिजन जो है वो रशिया से, US से, चाइना से किया जाता था कि भारत इनके जो GDP ग्रोथ रेट है, इनका जो GDP है उससे कंपेयर किया जाता था। बट आज बांग्लादेश जो हमसे काफ़ी छोटा देश है और कई ऐसी चीज़ें बांग्लादेश के साथ हुई हैं जिससे कि वो अंडर डेवलप रह सकते थे, उनको कई दिक्कत फेस करना पड़ा है। अगर आप उनके हिस्ट्री को जाकर देखेंगे तो उनका भी इतना इतिहास जो है वो इतना आसान नहीं रहा है। तो दोस्तों, एक टाइम हुआ करता था कि जैसा कि मैंने कहा कि भारत का रशिया से, US से, चाइना से, इनसे कंपैरिजन किया जाता था। बट आज बांग्लादेश से हम उसकी बराबरी कर रहे हैं। लेकिन खैर दोस्तों, मैं यहाँ पे बांग्लादेश को नेगेटिव सेंस से नहीं कह रहा हूँ। हम बांग्लादेश के बारे में अच्छी बातें ही इस वीडियो में करेंगे कि उन्होंने भारत को कैसे पीछे छोड़ा है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, इंडियन व्यूवर्स के लिए भी और बांग्लादेशी व्यूवर्स के लिए। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, IMF ने प्रिडिक्ट किया है, प्रोजेक्शन किया है कि 2020 के अंत तक पर कैपिटा GDP, पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश भारत से आगे निकल जाएगा। यानी कि प्रति व्यक्ति आय में भारत बांग्लादेश से पिछड़ जाएगा 2020 के खत्म होते तक, एंड ऑफ 2020। लेकिन IMF ने ये भी प्रोजेक्ट किया है कि 2021 में फिर भारत जो है वो बांग्लादेश से आगे निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इंडिया के लिए राहत की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक साल ऐसा है, अब वो साल है 2025, जब बांग्लादेश हमसे परमानेंटली आगे निकल जाएगा। क्योंकि उनका जो GDP ग्रोथ रेट है, और अगर हम इंडिया के GDP ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो उनका सस्टेन कर रहा है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर रेट पे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि उनका GDP अप डाउन हो रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप 2014 से अब तक GDP का क्या हाल हुआ है आप उसको देख सकते हैं। हमारा ग्राफ नीचे होता जा रहा है। इस हिसाब से साल 2025 में प्रिडिक्ट किया गया है कि बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो भारत से परमानेंटली आगे निकल जाएगा और आगे ही रहेगा। अब दोस्तों, जो लोग भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को, BJP की सरकार को, या आप यूँ कहें कि भारत की सरकार को सपोर्ट करते हैं, वो ये कहेंगे कि इकॉनमी का जो अभी हालत हुआ है वो कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। नो डाउट, कोरोना वायरस की वजह से हर देश का इकॉनमी को धक्का लगा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत हो, US हो, रशिया हो, चाइना हो, फ्रांस हो। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिसके इकॉनमी को कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक की वजह से धक्का नहीं लगा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप IMF के रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक होने के बावजूद भी कई ऐसे देश हैं, बेशक वो भारत से साइज में छोटे हैं, जिनका GDP ग्रोथ रेट पॉजिटिव में प्रोजेक्ट किया गया है।
कई ऐसे देश हैं जिनका नेगेटिव में भी किया गया है। उस लिस्ट में यूएस का भी नाम है, रशिया का भी नाम है, फ्रांस का भी नाम है और भारत का भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का नेगेटिव गया है तो वो है भारत। भारत का -10% जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया गया है। वही दूसरी ओर बांग्लादेश का +4% जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश जो है वो कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक से अछूता रहा है। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बांग्लादेश की भी पॉपुलेशन कोई कम नहीं है। बांग्लादेश जो है वो दुनिया का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री माना जाता है। तो इस हिसाब से कोरोना वायरस का प्रकोप वहाँ पे भी ज़्यादा दिखना चाहिए था, इकोनॉमी पे भी उसका असर दिखना चाहिए था। लेकिन जो अभी फिलहाल आईएमएफ का रिपोर्ट आया है वहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि उनका जीडीपी ग्रोथ रेट +4 में दिखाया गया है और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो -10% जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाया गया है। तो दोस्तों क्या सिर्फ इकोनॉमी फ्रंट पे ही बांग्लादेश भारत से आगे निकला है या कई और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बांग्लादेश हमसे आगे है, या यूं कहें कि हमको बांग्लादेश से सीखना होगा। दोस्तों मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि हम किसी से भी सीख सकते हैं, छोटे से, बड़े से, बूढ़े से, हम किसी से भी सीख सकते हैं। अगर हमको कुछ सीखने को मिल रहा है तो हम यूएस से भी सीखेंगे, हम चाइना से भी सीखेंगे, हम पाकिस्तान से भी सीखेंगे और हम बांग्लादेश से भी सीखेंगे। अगर हमारे कंट्री के लिए वो बेनिफिट करने वाला बात है तो हम जरूर सीखेंगे, चाहे वो कोई सा भी कंट्री हो। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बांग्लादेश ने जिन चीज़ों पे काम किया है और आज वो पड़ोस के देशों के लिए जो उसके नेबरिंग कंट्री है या पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन के आया है सामने। तो दोस्तों चलिए हम उन्हीं चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले फीमेल प्राइमरी एजुकेशन जो परसेंटेज है वो जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन का मतलब पहला जो 5 साल का एजुकेशन होता है उसमें कितने % जो फीमेल है वो एनरोल रहती है। अगर हम उसकी बात करें तो भारत में इसका संख्या है 48%। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो 54%, और अगर एक और पड़ोसी देश की बात करें नेपाल तो वहाँ पे ये है 92%। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस मामले में पाकिस्तान भी हमसे आगे है 74% के साथ। अब हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक व्यक्ति औसतम जो व्यक्ति जो यहाँ पे जन्म ले रहा है भारत में वो कितने वर्ष तक जिंदा रहने की उसकी संभावना है, तो वो है 69। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ये नंबर है 72, यानी कि भारत से 3+3 में है वो। अगर हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है तो आप इसको सिंपल से भाषा में समझिए कि एक बच्चे का जन्म होता है तो अगर हम पर 1000 लाइव बर्थ पे अगर हम बात करें कि कितने बच्चे हैं जिनका पहले 1 वर्ष में ही मृत्यु होने की संभावना है या होता है, तो भारत में इसका फिगर है 29.9 पर 1000 लाइव बर्थ। अगर वहीं हम बांग्लादेश की बात करें तो ये है 22.1 पर लाइव बर्थ। तो दोस्तों ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो बांग्लादेश का हेल्थ केयर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं भारत से बेहतर है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया का है 74.4%, बांग्लादेश का है 73.9%। लिटरेसी रेट का मतलब कि कितने % लोग भारत में पढ़े लिखे हैं या बांग्लादेश में पढ़े लिखे हैं। तो इस मामले में भारत जो है वो थोड़ा सा बांग्लादेश से आगे है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि भारत को आज़ादी मिला है 1947 में, बांग्लादेश को आज़ादी मिला है 1971 में। तो उन्होंने काफ़ी कम टाइम में इंडिया की बराबरी कर ली है और आने वाले टाइम में वो इंडिया से आगे भी निकल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्टिलिटी रेट। दोस्तों फर्टिलिटी रेट क्या होता है? तो फर्टिलिटी रेट वो रेट है, आप यूँ कह सकते हैं कि एक फीमेल जो उनका रिप्रोडक्टिव एज होता है उस रिप्रोडक्टिव एज के दौरान वो कितने बच्चों को पैदा कर सकती है। तो फर्टिलिटी रेट के मामले में भी बांग्लादेश जो है वो भारत से पीछे है। पीछे का मतलब कि एक औसतम औरत भारत में जितने बच्चों को अपने रिप्रोडक्टिव एज के दौरान बच्चों को जन्म दे सकती है, पैदा कर सकती है, तो बांग्लादेश की जो औरतें हैं, माएँ हैं, वो भारत के मुकाबले कम पैदा करेंगी। तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है वो उस पर थोड़ा सा लगाम लगेगा, कंट्रोल होगा। अब हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि भूखमरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे 107 देशों का एक लिस्ट आया था, जिसमें भारत का जो नंबर है वो 94 है, और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 75 है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में कम भूखे लोग हैं, वहाँ पे कम भूखमरी है। अगर हम भारत से कंपैरिजन करें तो भारत जो है वो 94 पे है, आप कह सकते हैं कि टॉप 10 बॉटम में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि किस देश में सबसे ज़्यादा लोग खुश रहते हैं, या खुश रहने का जो एक रैंकिंग पैरामीटर है, उसमें इन दोनों देशों की रैंकिंग क्या है। तो बांग्लादेश का जो रैंक है वो 125 है, इंडिया 140 है। तो इस मामले में भी बांग्लादेश जो है वो हमसे आगे है, यानी कि हम जितना खुश रहते हैं हमसे कहीं अधिक बांग्लादेशी जो लोग हैं वो खुश रहते हैं, अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की। तो अब दोस्तों एक ऐसा फैक्टर है जिसमें भारत बांग्लादेश से पिछड़ रहा है, और काफ़ी टाइम से पिछड़ रहा है, लेबर पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल, यानी कि जो फीमेल है वो कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है लेबर वर्क में, काम जॉब में। तो 1990s की अगर हम बात करें तो भारत में उस वक्त ये संख्या काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे करके अगर हम 2020 की बात करें तो सिर्फ 20% ही है ये संख्या लेबर पार्टिसिपेशन फॉर फीमेल। वहीं बांग्लादेश में पहले 20% था, लेकिन अब 30% हो गया है। यानी कि अगर मोटा मोटी आप ये जानें कि भारत में और बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं कि किस देश में लेबर पार्टिसिपेशन ज़्यादा है फीमेल्स के लिए, तो उसमें बांग्लादेश हमसे कहीं आगे है, और पिछले 10-15 सालों से वो लगातार हमसे इसमें आगे निकलता जा रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का दर। इसमें भी बांग्लादेश हमसे अच्छा है। भारत में इसका फिगर है 8.5%, वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे है 5%। अब दोस्तों अभी बिहार में चुनाव है, अब वहाँ पे भी इस मुद्दे को देख सकते हैं, रोजगार के मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि ये फिगर जो 8.5% इसी वजह से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही बेरोजगार है, हाँ बिहार में ज़्यादा बेरोजगारी है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, बट अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी बेरोजगारी कम नहीं है, और आने वाले टाइम में ये और बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे भी बांग्लादेश जो है वो हमसे आगे है। अब दोस्तों अगर आप बांग्लादेश के इतिहास को अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया होगा, तो बांग्लादेश का फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया के मदद से हुआ था 1971 में। तो यानी कि भारत से बाद में, क्योंकि इनडायरेक्टली वो भारत से ही निकला हुआ देश है। दोस्तों बांग्लादेश जो था वो स्टार्टिंग में काफ़ी गरीब था, और वहाँ पे कई बार जब उनको आज़ादी मिला, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो कुछ सालों तक वहाँ पे डेमोक्रेसी रही, लेकिन उसके बाद कई बार वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, और तख्ता पलट होने की वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का एक हमेशा खतरा बना रहा। वहाँ पे कई बार फैमाइन्स आए, जिसकी वजह से लाखों लोग वहाँ पे मारे गए, भूखमरी की वजह से, अकाल पड़ा इस वजह से। तो बांग्लादेश जो है उसका स्थिति जो अगर हम बात करें 1970, 80, 90 की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति में था बांग्लादेश, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो था वो पूरा भारत पे निर्भर था। लेकिन दोस्तों अगर हम साल 2020 की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया किन किन चीज़ों पे कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो वहाँ की पीएम है, उनका जो फार साइटेड जो उनका जो लॉन्ग टर्म विजन है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से बांग्लादेश में ये सब संभव हो पाया है। अब दोस्तों बांग्लादेश भारत से आगे कैसे निकला पर कैपिटा इनकम में, ऐसा बांग्लादेश ने क्या किया है, या फिर इन सभी चीज़ों में बांग्लादेश किस तरीके से सुधर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। तो दोस्तों बांग्लादेश, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फीमेल पार्टिसिपेशन का क्या सिनारियो है, तो बांग्लादेश जो है वो इस पर फोकस कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट टू द फीमेल्स, यानी कि जो औरतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब में लाया जाए। और गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और वर्ल्ड में अगर हम बात करें गारमेंट एक्सपोर्ट की, तो वहाँ पे बांग्लादेश जो है चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे होने की एक वजह फीमेल का पार्टिसिपेशन भी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो फीमेल का कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बांग्लादेशी जो सरकार है, जो वहाँ की पीएम है, उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, काम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल्स हैं उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए एम्प्लॉयमेंट में।
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें कि भारत ने भी कम प्रयास नहीं किया है, लेकिन हाँ जितना सक्सेस बांग्लादेश को अब तक मिला है भारत को नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और इस बात में उन्होंने ध्यान दिया है कि सामान जो है उनके देश में बने और वो बाकी देशों को एक्सपोर्ट करे। तो यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और वो इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो इनका ये सेक्टर है वो और ज़्यादा ग्रो करने वाला है और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। अब दोस्तों बांग्लादेश जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआती के दिनों में वहाँ पे अकाल भी पड़े थे, भूकंप भी आए थे, मतलब भूखमरी का हालत था, काफ़ी दयनीय स्थिति में था। लेकिन अगर हम आज की बात करें और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, खेती की बात करें, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश आज एक सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ रहा है। यानी कि अब बांग्लादेश जो है वो दूसरे देशों पे, इंडिया या बाकी जो भी कंट्रीज है उन पे वो डिपेंड हुआ करता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, आज भी डिपेंड है, लेकिन वो जो डिपेंडेंसी था वो काफ़ी ज़्यादा निर्भरता कम कर चुके हैं और वो सेल्फ सफिशिएंट की ओर बढ़ रहे हैं। सो आने वाले टाइम में वो इस सेक्टर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। यानी कि उनके खुद के देश में इतना अन्न का उत्पाद होगा कि उनको अपने लोगों को खाने पिलाने के लिए बाहर के देशों से नहीं मंगाना पड़ेगा। अब दोस्तों जहां एक और भारत और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे से भिड़े रहते हैं अलग अलग मुद्दों पर, वहीं बांग्लादेश जो है उसने बहुत ही बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भारत इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो बांग्लादेश ने हेल्थ केयर, सैनिटेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल, अब दोस्तों ये बात गौर करने वाली है, बांग्लादेश की जो पीएम है वो फीमेल है, एक फीमेल है, और जो अपोजिशन की जो लीडर है वो भी फीमेल है। तो बांग्लादेश से कहीं ना कहीं भारत को और भारत सहित विश्व के उन सभी देशों को सीखना होगा कि किस तरीके से फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है, चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्री में हो, जॉब की बात करें या हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर हम भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन है, बट बांग्लादेश के मुकाबले कम है। और दोस्तों ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है कि जब किसी कंट्री को कोई फीमेल लीड कर रही हो, तो ये बांग्लादेश के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। अब दोस्तों अभी मैंने कहा कि बांग्लादेश जो है वो बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया है। सो मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं भारत को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भारत में इन चीज़ों पे काम नहीं हो रहा है, भारत में लिटरेसी रेट नहीं बढ़ रहा है या हम हंगर इंडेक्स को नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं, भारत भी इन सभी चीज़ों पे काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी नज़रों में वो एग्जाम्पल जरूर आ जाता है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं, और बांग्लादेश भी एक वैसा ही एग्जाम्पल है। वो काफ़ी तेज़ी से वो अपने अतीत को अब भूल चुके हैं कि आज से 20 साल 25 साल पहले वो कितने गरीब हुआ करते थे। वो उस चीज़ से अब आगे निकल चुके हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने एजुकेशन पे ध्यान दिया, वो ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ केयर पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम पे, और पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड वहाँ का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड पूरे दुनिया में है। तो वो हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैसे बढ़ाया जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जाए, फर्टिलिटी रेट को कम किया जाए। और दोस्तों जैसे जैसे वहाँ पे एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, क्वालिटी ठीक होगा और हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों पे तो लगाम लग ही जाएगा। तो यहाँ पे भारत को बांग्लादेश से बहुत कुछ सीखने के लिए है, इसमें कोई हिचक नहीं है कि अगर हम बांग्लादेश से कुछ सीखें, क्योंकि दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि हम किसी से भी सीख सकते हैं अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों ये मेरा रिक्वेस्ट मेरे बांग्लादेशी फ्रेंड से भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।